ज़रूरी रहता है, ठीक है। बोल देगा ना, ठीक। कल बोलना अपना आराम से, आज नहीं। वेन डिड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स। मतलब फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट और डेवलपमेंट के लिए कब एक्ट आया? तो 1992 में आया, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी 1991 में आया था। उसी के बाद क्या बचा हुआ? आप खाली मैथ, उसके बाद वो तो तुरंत हो जाएगा एक दिन में। द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, जो रूपी का कन्वर्टिबिलिटी किसको कहते हैं? जैसे कि $1 इतना रुपया के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि जो पैसा को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। फिर से यहाँ पर है, इंडिया परसिस्टेंट डेफिशिएंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ड्यू टू। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो इंडिया का, वो लगातार घाटा में जा रहा है। इसका क्या कारण है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताए थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखा जाता है। तो हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट में कब घाटा होगा? जब हम लोग क्या करें, इम्पोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट, बल्कि इम्पोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें। तो इंक्रीज हो जा रहा है इम्पोर्ट में, हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान ला रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और दूसरा, जब डॉलर और रुपया आपस में फ्लैक्चुएट होता है, उससे भी गड़बड़ाता है मामला। फिर यहाँ पे, इफ़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द अपोजिट डायरेक्शन इन ए कंट्री, व्हाट विल बी द बेनिफिशियल स्टेप फॉर द कंट्री। अगर बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का गड़बड़ा जाए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तब हमको क्या करना चाहिए पैसा के साथ? तो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर तुमको अपने देश का इंपोर्ट बढ़ाना है, जैसे चाइना करता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा क्या? तुमको इंपोर्ट बढ़ाना है ना, तो तुमको अपने देश का जो मुद्रा है, रुपया है, उसका वैल्यू गिराना पड़ेगा। तभी सामान सस्ता होगा, तभी कोई खरीदेगा। तो पैसा का क्या करना पड़ेगा? डिवैल्यूएट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज सिक्योर फंड। इसका फुल फॉर्म हुआ फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार कोष। फॉरेक्स जो होता है विदेशी मुद्रा, हम लोग को किस किस रूप में रहता है? ये हर एक देश के पास अपना फॉरेक्स रिजर्व होता है। अगर इस यही कम गया था, 2 सप्ताह का बचा था 15 दिन का, तो हम लोग का देश एलपीजी पॉलिसी लाया, नहीं तो संकट में चल जाते हैं। एलपीजी पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी का, ग्लोबलाइजेशन, एक दूसरे से जुड़ना। तो इसमें गोल्ड रहता है फॉरेक्स रिजर्व में। SDR एक मनी होता है, IMF का बहुत सारा करेंसी का 5 वो करेंसी होता है, उसका बकेट रहता है, वो रहता है। फिर से फॉरेन करेंसी एसेट और एक रिजर्व ट्रेंच भी रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे बोल रहा है फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय द बैंक्स एंड कॉर्पोरेशन। नहीं, जो वैसा फॉरेन करेंसी और एसेट रहता है जो RBI के पास हो, यहाँ पे बोल रहा बैंक एंड कॉरपोरेशन, तो ये गलत है। तो फॉरेक्स में क्या क्या रहता है? तो फॉरेक्स में रहता है फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी जैसे विदेशी कंपनी का शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब शामिल रहता है। उसके बाद गोल्ड रिजर्व, फिर से रिजर्व टेंच जो IMF के पास हो, एक SDR भी मनी होता है, 6 प्रकार का इसमें मनी होता है, भी बताएंगे। 5 प्रकार का वो भी रहता है फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार में हम लोग के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि SDR क्या है? मनी है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें टोटल 5 प्रकार का मनी होता है। तो इसमें कौन कौन देश का मनी इसमें शामिल नहीं है? हम लोग के विदेशी मुद्रा भंडार में यही शामिल है, SDR भी। SDR के अंदर क्या क्या शामिल होता है? डॉलर शामिल होता है, यूरो शामिल होता है, रूबल शामिल होता है, नहीं रूबल शामिल नहीं होता है, रेनेमे भी शामिल भी होता, रेनेबी भी शामिल होता है, ठीक है। देखो क्या क्या इसमें, एक सेकंड, SDR के बारे में किधर गया है? 11-12 भी अपने से पढ़े थे, 10th भी कोई नहीं पढ़ाता है, जो अपने से पढ़ता वही आगे बढ़ता है। SDR में US डॉलर शामिल होता है, यूरो शामिल होता है, चाइना का युआन जो करेंसी वो शामिल होता है, जापान का येन करेंसी शामिल होता है, और UK का पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 प्रकार का करेंसी क्या होता है? शामिल होता है, ठीक है। रूमी भी शामिल है इसमें? नहीं शामिल है इसमें, नहीं। ठीक है। रूमी भी शामिल है, रूबल शामिल नहीं। रूमी भी कहाँ का करेंसी होता है? रसिया का। अब यहाँ पे है कि RBI जो है, RBI मेड इंडिया रुपये फुल कन्वर्टेबिलिटी इन करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर। देखो
दो तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक बताएंगे कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, इसमें जो रुपया है पूरी तरीके से नहीं बदल सकता, नहीं तो सारा इन्वेस्टर हमारे देश से पैसा लेके भाग जाएगा अपना रुपये कन्वर्ट करके। लेकिन जो करेंट अकाउंट है उसमें जो है उसको कन्वर्टिबल बना दिया गया था भारत में, कब? 1994 में। कब? 1994 में। तो यही पूछ रहा है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन रुपी इज फुली कन्वर्टिबल इन। अब बताओ इंडियन रुपी कौन सा अकाउंट में कन्वर्टिबल है? दो प्रकार के अकाउंट होता है ट्रेड में, करेंट की कैपिटल। तो करेंट करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं रखे, नहीं तो पूरा पैसा लेके इन्वेस्टर क्या करेगा? भाग जाएगा। भाग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या शामिल होता है। तो देखो, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऐसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल होता है केवल गुड्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है गुड्स और सर्विसेज दोनों। ये अकाउंट है, किसी देश का व्यापार चलता है ना, तो अकाउंटिंग टाइप का सब्जेक्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल होता है गुड्स और सर्विसेज दोनों, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स। फिर से यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट द कैपिटल अकाउंट। बताए थे दो प्रकार के अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो इसमें करेंट अकाउंट में क्या, इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल है तो बताते हैं। चलिए, अब दो प्रकार के अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल होता है? गुड्स और सर्विसेज दोनों। इसके अंदर दो अकाउंट है, करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट मतलब ये है कि किसी देश के वहाँ का जो निवासी है वो एक साल के फाइनेंशियल ईयर में जो अपने दुनिया के साथ जो भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करता है, लेखा इसी में लिखा जाता है क्या क्या लिया और क्या क्या दिया। और कैपिटल अकाउंट में क्या है, किसी देश के निवासी के द्वारा शेष के साथ जो भी लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब वाला काम होता है ना, वो लिखाता है कैपिटल अकाउंट में। गुड्स और सर्विसेज की बात लिखाएगा करेंट अकाउंट में, लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब एफडीआई, ये सब कहाँ चल जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। पे। अब यहाँ पे आते हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है। तो देखो, करेंट अकाउंट में बताए हैं कि दो चीज़ होता है शामिल, एक विजिबल, एक इनविजिबल। विजिबल में आ जाता है तुम्हारा, विजिबल में आता है ट्रेड अकाउंट, विजिबल के अंदर आता है ट्रेड अकाउंट। इसमें शामिल होता है गुड्स, इसमें शामिल होता है गुड्स। अब इसमें क्या होता है ना कि गुड्स के अंदर में हमेशा हम लोग का पोजीशन क्या है? बुरा है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इनविजिबल अकाउंट के अंदर आते हैं तो इसमें शामिल होता है तुमको निवेश से प्राप्त है, ठीक है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे प्राप्त है। फिर से पर्सनल ट्रांसफ़र इनकम, रेमिटांस, मतलब कि वहाँ से तुम कमाएगा और यहाँ भारत को भेजेगा ना कमा के पैसा, उसी को बोलते हैं रेमिटांस, वो हो जाएगा शामिल इसमें। फिर से परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग से पैसा, बैंकिंग से पैसा, इंश्योरेंस से पैसा, पर्यटन से पैसा, सॉफ्टवेयर से पैसा जो आता है वो सब जाएगा कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के कौन वाला अकाउंट में? करेंट अकाउंट के इनविजिबल इनविजिबल अकाउंट में, अकाउंट में। मतलब करेंट अकाउंट के इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल वाला अकाउंट में। करेक्ट। अब उसके बाद तुमको जो भी प्रॉफिट भी पैदा होगा ना, फ़ायदा होगा ना, या इंटरेस्ट जो भी पेमेंट करते हो सब आ जाएगा तुमको करेंट अकाउंट के इनविजिबल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट शामिल होगा कहाँ वाला? फॉरेन से, एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई। एनआरआई जो लोग होता है वो उसका जमा, या फिर एक्सटर्नल लैंडिंग करते हैं, बाहर से अगर कोई ऋण लिए, लोन लिए, वो सब पैसा किस में जमा होगा? कैपिटल अकाउंट में। तो बस इतना तुमको याद करने का ट्रिक यही है। इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं, करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखो, करेंट अकाउंट में विजिबल होता है, एक इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर क्या आता है? गुड्स। इनविजिबल के अंदर सेवा। तो सेवा से कौन कौन सेवा से प्राप्त हो रहा है पैसा? बैंकिंग से, परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से, डिविडेंड से, फिर से रेमिटांस से, इन्वेस्टमेंट से। लेकिन छोड़ो, वो भी याद नहीं हो रहा है तो बस तुम याद कर लो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या, जितना विदेशी पैसा आ रहा है ना, बाहर से जो भी पैसा ले रहे हो, सब किस में आ जा रहा है? कैपिटल अकाउंट में। हमारा ये फुल्ली कन्वर्टेबल अकाउंट है ये नहीं, तो सारा पैसा लेके भाग जाएगा, डॉलर को बदलेगा, रुपया को बदलेगा डॉलर में, अपना करेंसी लेके भाग जाएगा। तो समय के अनुसार कन्वर्टेबल होता है। तो एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, एनआरआई जमा हो गया, लोन हो गया, एक्सटर्नल लैंडिंग, एक्सटर्नल बोरोइंग जिसको बोलते हैं, बाहर से लिए, सब कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। अब आते हैं इस सवाल पे। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मतलब समझ गया, बाहर से जो भी पैसा आ रहा है। फॉरेन लोन इसमें शामिल होगा, एफडीआई शामिल होगा, प्राइवेट रेमिटेंस शामिल होगा इसमें,
रेमिटांस बाहर से कमा के भेजता है, वो नहीं, करेंट अकाउंट कैपिटल का हिस्सा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही एफपीआई बोलते हैं इसको, ये भी आपको बताएंगे। एफपीआई मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही बात है। तो ये सब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एनआरआई जमा यहाँ पे। और किस में, और इसमें करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एक्सटर्नल लेंडिंग और एक्सटर्नल बोरोइंग। समझ में आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फर्स्ट एग्जामिन्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट का कन्वर्टिबिलिटी बताना है, इसके ऊपर एक समिति बना था, उसका नाम क्या है। जैसे कल ओबीसी को पहचानने के कौन कमेटी बना था, मंडल कमीशन। मंडल कब कमीशन बना था, 1979 में। 79। उसी तरीके से अकाउंट को किसको कन्वर्टिबिलिटी करना है कि नहीं करना है, उसके लिए तारापुर कमेटी बना था। कौन कमेटी, तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी यही है जो तुम्हारा भारत में एक्सटर्नल ट्रेड को देखता है, ठीक है ना। कमेटी देखा था वो, बहुत सारा इसका रिकमेंडेशन है। अच्छा, किसी देश का तुमको मापना है कि ओपननेस कितना है इकोनॉमी में, ट्रेड व्यापार में, रिस्ट्रिक्शन का में, तो कौन फार्मूला का यूज़ करेंगे खुलेपन के लिए, तो ये जोड़ दो, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट कितना है वो टोटल, और नीचे में उस देश के जीडीपी से डिवाइड कर दो, तो उसका जो रेशियो आएगा वो बता देगा कि कितना ओपननेस है। फिर से यहाँ पर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द नेशन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पीओपी। ऑल इंटरनेशनल क्रेडिट एंड डेबिट्स, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये ना देखते हैं कितना लिए और कितना दिए। दिए, एक साल के अंदर कितना लिए दिए, इसका लेखा जोखा लिखाता है। ये ऑप्शन से भी कंफ्यूजन हो सकता है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इससे बढ़िया है कि ये कितना हुआ उसी का लेखा जोखा लिखते हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, डी। इफ द रूपी पर यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम, मतलब बोल रहा है कि जो डॉलर है, अब जो डॉलर है ना, यहाँ पे बोल रहा है इफ रूपी पर यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट फ्रॉम 60 to 65, इसका मतलब है कि रूपी का वैल्यू है डॉलर के मुकाबले 60 रुपये से 65 रुपया हो गया, तब पैसा का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ये जो बढ़ता भी 4 तरीके से है, कई बार आरबीआई बढ़ाता है, कई बार मार्केट बढ़ाता है। तो जब मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के कारण अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं ये, उसको बोलते हैं ये क्या है, 60 से 65 रुपया इन ए टाइम। तो बताओ हमारा पैसा मजबूत हुआ कि घट गया, मजबूत हुआ। घट न गया। पहले था एक डॉलर का दाम 60 रुपया, अब $1 हो गया 65 रुपया के बराबर। अच्छा। तो कौन अच्छा हुआ, वो $1 60 रुपये। 60 रुपया एक्सचेंज रेट अच्छा हुआ, जितना कम रहेगा है नहीं तो 65 रुपया तुम चुका रहा है $1 को खरीदने के लिए, तो गलत बात है। तो मतलब कि इसका मतलब ये हमारा पैसा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब पैसा का वैल्यू घटेगा मार्केट के द्वारा, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और जब पैसा का वैल्यू बढ़ेगा मार्केट के द्वारा, मार्केट के अनुसार, तो उसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। लेकिन यही काम अगर आरबीआई कर देगा जानबूझ के फॉरेन ट्रेड को मैनेजमेंट करने के लिए, तो उसको कहेंगे डीवैल्यूएशन। इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब आरबीआई करेगा तो डीवैल्यूएशन, अब मार्केट के अनुसार होगा तो डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे शब्द आओ, चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर एक्सचेंज रेट जो आरबीआई अगर कर दे डीवैल्यूएशन या फिर रीएवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब जब आरबीआई पैसा को कमज़ोर कर दे, और रीवैल्यूएशन मतलब जब आरबीआई पैसा का एक्सचेंज रेट बढ़ा दे, पैसा को मजबूत कर दे डॉलर के मुकाबले। और जब मार्केट पैसा को कमज़ोर कर दे तो डेप्रिसिएशन, और जब मार्केट पैसा को मजबूत कर दे तो एप्रिसिएशन, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है हाउ आरबीआई विल डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर्स। आरबीआई कैसे ये डोमेस्टिक करेंसी का क्या करेगा, डिवैल्यूएशन करता है, कैसे। तो आरबीआई कैसे करता है डिवैल्यूएशन, मतलब कैसे घटाएगा आरबीआई, बताओ कैसे कर सकता है। मतलब डिवैल्यूएशन मतलब पहले क्या हुआ, पैसा को कैसे कमज़ोर कर सकता है, क्यों करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो जब क्या करेगा, पैसा का वैल्यू क्या करना है, कम करना है। तो पैसा का वैल्यू कम करना है ना, तो जिस चीज़ का वैल्यू कम करना है उसको बाजार में क्या करो, छीट दो। मतलब आरबीआई इंजेक्ट इंडियन मनी इन मार्केट, पैसा का सप्लाई मार्केट में बढ़ा दो।
और डॉलर का वैल्यू बढ़ाना है ना, तो डॉलर को क्या करो, चूस लो, एब्जॉर्ब कर लो। डॉलर रहेगा नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा खोजेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर है दूसरा सवाल, हाउ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अकर। अब तुमको अपने देश का मान लो कि डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन करना है, मतलब कि ये रुपया का वैल्यू बढ़ाना है, तो कैसे करोगे। तो बहुत सारे ट्रिक है। मोर ब्रेन इन इंडिया, मोर ब्रेन इन इंडिया, मतलब जो है कि बाहर से जो अच्छा टेक्नोलॉजी उसको लिया हो अपने अंदर। फिर उसके बाद क्या आ गया, मोर एफडीआई इन इंडिया, भारत में क्या करो, क्या करो, FDI प्लीज। एफडीआई को ले आओ। फिर मोर टूरिज्म इन इंडिया, मोर टूरिज्म इन इंडिया, टूरिस्ट प्लेस बनाएगा टूरिस्ट तो आएगा तो उस पैसा हम लोग क्या मांगेंगे उससे, हमको इंडियन पैसा चाहिए, रुपी। रुपी चाहिए, तो डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है ना। वार इमरजेंसी इन फॉरेन करेंसी, वार या इमरजेंसी इन फॉरेन कंट्री, या फिर कोई दूसरे देश में भी कंट्री में तुमको, अभी रशिया यूक्रेन वॉर था तो डॉलर का वैल्यू कम हो गया था, हमारे देश का मुद्रा क्या हो गया था, बढ़ गया था, वैल्यू बढ़ गया था, ठीक है ना। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारण ये सब होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या कारण हो सकता है, मोर ड्रेन बंद कर दो, एफडीआई लेंगे तो क्या होगा हमारे देश में, सोचो, दिमाग काम कर रहा है, बहुत घूम रहा है ना। देखो देखो, विदेशी लोग जब हमारे इधर आएगा तो विदेशी पैसा लेके आएगा। तो पहले ए विदेशी था, ए वो पैसा था, डॉलर था, अब दो विदेशी दो डॉलर हो गए, तीन विदेशी तीन वो डॉलर आ गए। तो ऐसे पास बहुत डॉलर का डॉलर रिजर्व पहुंच बहुत जाएगा होता है, बाजार में। तो बताएं, जो चीज़ का बाजार में ज़्यादा पहुंच जाता है उसका वैल्यू क्या होने लगता कम है। जाता है। अब हमारा रुपया क्या है बाजार में, अब कम होने लगा कि नहीं इसके मुकाबले। तो इसी तरीके से फॉरेनर भी आएगा तो वहां से डॉलर लेके आएगा कि नहीं, तो हमारा रुपया फिर भी कम है, तो डॉलर आने लगेगा हमारे पास, तो हमारा करेंसी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इसी कारण तो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ताकि हमारा पैसा घटे नहीं, एफडीआई को बढ़ावा देते हैं, फॉरेक्स रिजर्व रहे, ठीक है। मोर ड्रेन ब्रेन होगा तो सब का यहाँ पे जो पैसा है हमारा, रुपया यहीं पे रहेगा, प्लस जो विदेशी लोग हैं वो अगर यहाँ पे कमाएगा तो फिर उससे भी तो पैसा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट, सी ए डी मतलब होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट का क्या डेफिनेशन होता है, द डेफिसिट कॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट, मतलब यही है कि जब एक्सपोर्ट है ना हम लोग कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा कर लें, इसी को बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। जब करेंट अकाउंट डेफिसिट किसी देश में जितना मुद्रा प्राप्त होती है उससे ज़्यादा क्या होता है, मनी करेंट अकाउंट से बाहर निकल जाए, जितना हम लोग ले नहीं रहे उतना तो हम लोग निकाल ही दे रहे हैं। फिर से बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, भारत हमेशा घाटे में रहता है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ जो इनविजिबल है बताए थे, जिसमें सर्विसेज था, जहाज रानी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, उसमें हम लोग क्या होते हैं, आगे रहते हैं। तो लेकिन उसमें आगे रहते हैं हम, हमेशा सरप्लस में रहता है। लेकिन बैलेंस ऑफ इनविजिबल इतना बड़ा है कि इसका पूरा हिस्सा बैलेंस ऑफ ट्रेड जितना बड़ा है, मतलब गुड्स इतना बड़ा है ना कि सर्विसेज उसका कंपेयर नहीं कर पाता, इसी कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, घाटे में। अब यहाँ पर है कि इफेक्ट ऑफ सीएडी, मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर किसी देश में हो गया तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, मतलब हमारा, तो हमको फॉरेक्स ये लोन लेना पड़ेगा। क्यों, करंट अकाउंट डेफिसिट account होगा तो हमको, मेरे देश में क्या होगा, फॉरेक्स पैसा रिजर्व का कम कमी होगा। पहली बात ऐसे सोचेंगे, फॉरेक्स रिजर्व का क्या होगा, कमी विदेशी मुद्रा का क्या होगा, कम कमी होगा। तो जब विदेशी मुद्रा का कमी होगा तो हमको लोन लेना पड़ेगा विदेशी से, तो विदेशी पैसा मिल जाएगा, पहला। दूसरा कि इसका एक तो पहला तो ये प्रभाव होगा कि हमको लोन लेना पड़ेगा, वो भी कैसा लोन, एक्सटर्नल लैंडिंग, इंटरनल लैंडिंग नहीं, एक्सटर्नल लैंडिंग, समझ में आ रहा है। समझ रहे हो। उसके बाद रुपया का मूल्यह्रास, मतलब कि जो पैसा है उसका डिवैल्यूएशन होगा, पैसा कमज़ोर होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल रुपया कमज़ोर होगा, कमजोर होगा। व्यापार कमज़ोर होगा। तो उसके बाद है विदेशी मुद्रा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में ना पैसा कमज़ोर होता है, सॉरी एक्सपोर्ट करने में ना पैसा एक्सपोर्ट कमज़ोर होता कम। है, क्योंकि हम लोग तो इंपोर्ट कर दे रहे हैं ज़्यादा। तो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स में कमी आएगी, ये तो है ही, क्योंकि ना तो उस समय क्या होगा, क्योंकि उस समय ना ही तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना ही हमारा निर्यात, मतलब ना ही सामान भेजने का बढ़ रहा है मात्रा, ठीक है ना। और इस समय भी क्या होता है कि डेब्ट क्राइसिस में कोई भी कंट्री
फंस जाता है, जैसे पाकिस्तानी सब ऐसे में फंस जाता है, उसका करेंट अकाउंट डेफिसिट चल जाता है। तो फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना होना चाहिए? तो रंगराजन समिति बोला था एक कमेटी कि जीडीपी का ना 2% तक मैनेजेबल होना चाहिए। आरबीआई के अनुसार जीडीपी का 2.5 से 3% होना चाहिए। वाईबी रेड्डी बोलता है कि भारत का जो सीएडी है वो जीरो होना चाहिए। देखिए बोला एकदम जीरो कभी हो सकता है, ऊपर नीचे तो हमेशा चलता है। तो 2%, 2.5%। अब जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है तो उससे कैसे निपटा जाए? तो सिंपल सी बात है, क्यों डेफिसिट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमारा, बताओ, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो तुम भाई एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर तुम सामान ले भी रहे हो तो जो गैर जरूरी है, नेसेसरी उतना नहीं, जैसे सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, बोला जाता है सोना कम खरीदने के लिए, फिर भी इंडियन खरीदता है, तो वो सब कम खरीदो क्योंकि वो सब बाहर से ही आता है। फिर से एफडी एफपीआई को अट्रैक्ट करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले आओ अपने इधर। रुपया का डिवैल्यूएशन जान मुझ के करो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो तो क्या ये उपाय करेंगे हम लोग? रुपया के डिवैल्यूएशन, पैसा को गिराएंगे ना रे पगला, तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ, किराए के पैसे तब सामान सस्ता होगा बाहर में। हाँ, सो मत, तुम मारा जाएगा तुमको, कल छोड़ दिया गया था। तो डिवैल्यूएशन जानबूझ के करेंगे तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब फिजिकल डेफिसिट है, एक और डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा तुम नहीं पढ़ा हुआ है, और उस चैप्टर एक आता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। और आरबीआई क्या किया है, करेंट अकाउंट को फुल कन्वर्टिबिलिटी रखा है, कैपिटल अकाउंट को पार्शियल। और 1994 से ही किसको कन्वर्टेबल बना दिया था, फुल करेंट अकाउंट को, ठीक है? तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू करेक्ट एडवर्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉट ए मॉनेटरी मेजर। मतलब बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बिगड़ गया तो इसके लिए बहुत सारा मेजर होता है। एक होता है मॉनेटरी मेजर होता है, और एक होता है फिजिकल मेजर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन मॉनेटरी मेजर नहीं है, कौन मॉनेटरी मेजर नहीं है? डिफ्लेशन पैसा से संबंधित है, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन पैसा से संबंधित मॉनेटरी मेजर है। डिवैल्यूएशन ये भी पैसा से संबंधित है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है तो डिवैल्यूएशन करते हैं कि नहीं मनी का, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ सके। एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते कि नहीं, पैसा को घटा बढ़ा के। तो ये मॉनेटरी मेजर है। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ये मॉनेटरी मेजर नहीं है, फिजिकल मेजर है, यही आंसर होगा। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन कर दो, मतलब कि तुम जो कोटा सिस्टम लगा दो, टैरिफ सिस्टम लगा दो, ऐसा पॉलिसी बना दो चाइना के खिलाफ कि तुमको क्या कर सके, उसका सामान ही कमा सके। तो वो फिजिकल मेथड है, पैसा से वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, तुम अपने देश के करेंसी के साथ कुछ नहीं कर रहा, पॉलिसी के साथ कर रहा है छेड़छाड़, ठीक है? तो ये हो गया। तो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है, मॉनेटरी मेथड नहीं है। अब यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताए थे दो तरीके का अकाउंट था, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट के अंदर भी दो वो था, एक विजुअल एक इनविजिबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इनविजिबल में है। विजुअल में तो एक ही था गुड्स, इनविजिबल में सेवा था। तो यहाँ पे देखो सेल ऑफ इंश्योरेंस सर्विस टू फॉरेनर, ये होगा इंश्योरेंस। हाँ बताया था, इंश्योरेंस था, बैंकिंग था, टूरिज्म था, जहाजरानी था। डिविडेंड जो भी प्राप्त कर रहे थे, प्रॉफिट फ्रॉम अबॉर्ड, रेमिटांस, डिविडेंड बताए थे। और नेट इन्वेस्टमेंट ये सब बताए थे। इंटरेस्ट पेमेंट, इनकम रिसीव फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट बताए थे, हाँ बोले थे टूरिस्ट। सेल ऑफ एसेट टू फॉरेनर, नहीं ये कहाँ से होगा, ये होगा क्या, फॉरेनर को एसेट कर देंगे सेल, नहीं अपने आदमी को एसेट्स बनाए, तो ये नहीं होगा। तो ये सब है, ठीक है? और कैपिटल अकाउंट में क्या था, एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल लेंडिंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, एनआरआई जमा। फिर यहाँ पे विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड अमॉन्ग नेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है स्मूथ और प्रिडिक्टेबल ट्रेड अमॉन्ग नेशन के लिए। तो कौन सा, WTO। ट्रेड के लिए कौन जिम्मेदार होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि विच वेन वाज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए एक बैंक का स्थापना किया गया था, एग्जिम बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है 1982 में। एक बैंक जैसे नाबार्ड करता है एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए एग्जिम बैंक 1982।
फिर से यहाँ पे बोल रहा है व्हेन डिड फॉरेन ट्रेड, ये तो बताए थे 1992 में, ठीक है। और अभी जो इसे 1992 में आया था पहला फॉरेन पॉलिसी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत साल हो गया, अभी 2023 में आया फिर फॉरेन पॉलिसी, लगभग 20 साल बाद, नहीं 10 30 साल 30 साल बाद आया था फिर फॉरेन पॉलिसी। अब व्हाट इज मीन बाय ट्रेड डेफिसिट, तो व्यापार फॉरेन घाटे का पॉलिसी, मतलब क्या है? तो जब इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हो जाए। क्या बोल रहा है? तो फॉरेन फॉरेन पॉलिसी में होता क्या है? फिर से यहाँ पर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल फॉर इंडिया। अच्छा, किस साल बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल था, इंडिया के कंडीशन में था? तो देखो हमेशा हम लोग घाटा ही में रहते, लेकिन 2 साल ऐसा था कि हम लोग के पक्ष में था बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो कब था? तो एक 1972 से 1973 के बीच में, 1976 से 1975, मतलब मोटा मोटी ऐसे याद कर सकते हो। इंदिरा गांधी 1975 में जानते हैं, तो उसके पहले और उसके बाद 1972 1976, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे है कि डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग मतलब क्या होता है? सेलिंग गुड्स अबाउट दैट प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। मतलब मान लें कि मोबाइल यहाँ पर मिलता है अभी 10,000 रुपये में और चाइना 500 रुपये में बेचने लगे, तो इसको कहते हैं डंपिंग। तो एकदम, बहुत ज़्यादा रेट गिरा दिया एकदम। मतलब इसको कहते हैं डंपिंग। अभी जो है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर वेरियस रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर। अगर कोई एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करता है सामान, तो इसको एक्सपोर्ट करते दौरान कोई रिस्क हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कौन है? एक्सपोर्ट ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, 1957 में स्थापना हुआ था। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हु डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। अब देखो इसका शायद इधर दिया है, नहीं आगे है, चलो उसी का। ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1990, जब 1991 में हम लोग के देश में क्राइसिस आया था, उस दिन हम लोग के पास कितना समय के लिए पैसा बाकी था? 2 हफ्ता। 2 हफ्ता मतलब 15 दिन, यही आंसर। 15 दिन लिखा कहाँ? तो 2 हफ्ता, दो मतलब हफ्ता पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉट ए मॉनेटरी, ये तो बता ही दिए। अच्छा, 1991 में जो भुगतान संतुलन के संकट को हल करने के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाया था, तो उसको हल करने के लिए हम लोग भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के मुकाबले क्या किए थे? भारत का पैसा था, उसको फॉरेन पैसा के मुकाबले क्या किए थे? घटा दिए थे, घटा दिए ही होंगे, डिप्रिशिएट किया। तभी तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, जितना घटा दिए थे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है, सोचते हैं कि पैसा क्यों घटा रहा है। एक्सपोर्ट चाइना ऐसा इंक्रीज ही करता है करेंगे। बार बार, डर्टी, इसको क्या बोलते हैं? डर्टी ट्रेड करता है वो, इकोनॉमिक्स में शब्द है डर्टी ट्रेड। क्या करता है? डर्टी ट्रेड। A nation that has negative net export enjoys a trade, अब तो क्या उसको घाटा बोलेंगे कुछ सवाल में? FOB बेसिस। अब यहाँ पर है कि DGFT होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? फॉरेन ट्रेड कौन देखता है? तो यही देखता है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर रहता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पढ़ाए थे एक बार, और यही सारा ट्रेड वगैरह देखता है। बिजनेस का धंधा तो वही देखता है। आई जो डंपिंग है तो इसके खिलाफ एंटी डंपिंग जो इन्वेस्टिगेशन करता है कौन करता है? तो DGTR, डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेड रेमेडीज। क्या? बहुत कॉन्सेप्चुअल है। फिर से यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर FDI रिफॉर्म एंड नेशनलाइजेशन, क्या लिखा है? रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिफिनीशन। मतलब यहाँ पे है कौन FDI होगा, किसको FPI कहेंगे? बहुत मजा आएगा, अभी तुम FPI करता है अभी शेयर बाजार में पता चलेगा। तो आया था मायाराम कमेटी। मायाराम कमेटी है ना, वही अरविंद मायाराम कमेटी बोला था कि जो आदमी 10% से कम मतलब इन्वेस्टमेंट करता है उसको FPI या FII बोलेंगे, और जो 10% से अधिक करता है उसको FDI बोलेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नीड्स टू डिसाइड ऑन FDI प्रपोजल एप्लीकेशन इन हाउ मेनी डेज। किसी को FDI करना है तो मिनिस्ट्री कितने दिन के अंदर में क्या करेगा? अप्रूवल देगा, तो वो देता है 60 दिन के अंदर में, 2 महीना।
कौन सा पोर्टल भारत में जो एफडीआई को मंजूरी देता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल, FIFP। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड फॉरेन एफडीआई इन इंडिया? कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई नहीं करता है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट। सेबी करता है? नहीं, आरबीआई। कौन करता है? RBI। When did India paved the way for the foreign direct investment? इंडिया कब एफडीआई के लिए मार्ग अच्छे से खोल दिया था? 1991 में, एलपीजी पॉलिसी। तभी तो 1992 में फॉरेन ट्रेड एक्ट आया था, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। कौन सा मंत्रालय देखता है फॉरेन ट्रेड को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट देखेगा कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड प्रमोशन, DITP। When was the Foreign Exchange Rate Management Act come into force? यानी कि फेमा पूछ रहा है, फेमा कब आया था? फॉरेन एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं पैसा का, उसको मैनेजमेंट के लिए। तो बताए थे एक दिन, तुमको बताए थे एक दिन फेरा आया था। पहले फेरा हुआ करता था, फिर फेमा एक्ट आया। पहले फेरा एक्ट हुआ करता था, नहीं बताएंगे आप। फिर फेमा एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा एक्ट जो है 1973 में आया था, लेकिन ये 1974 से लागू हुआ। और जो फेमा एक्ट है 1999 में आया, वो 2000 से लागू हुआ। तो पहले कौन आया था? फेरा। फिर कौन आया? फेमा। तो कब लागू हुआ था फेमा, वही पूछ रहा है। तो 2000 में। फेरा की जगह पे कौन आया? फेमा। 1973, 1974, 1999, 2000। अच्छा बता, इस डेट को देख के भी कुछ याद आ रहा है? इस साल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या था? इंक्रीज, प्रॉफिट में था। प्रॉफिट में था, ठीक है। और 76 में भी, 77 में भी प्रॉफिट में था, ठीक है। अच्छा, तुमको एफडीआई करना है भारत में तो दो रूट से हो सकता है। एक ऑटोमेटिक रूट जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं, गवर्नमेंट का सहमति लेना जरूरी नहीं है। एक कुछ ऐसा रूट होता है जिसमें गवर्नमेंट का सहमति लेना, जैसे कि तुमको अगर करना है रक्षा मंत्रालय में, तो 74% तक है ना, तुम बिना ऑटोमेटिक रूट से कर सकता है इलॉन मस्क। लेकिन 100% एफडीआई करना है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के बारे में पूछ रहा है। फेमा कब आया था? 1999 में और 2000 में लागू हुआ था। और फिर 1973 और 1974 में लागू हुआ। अब यहाँ पे देखिए एफडीआई का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो एफडीआई में क्या होता है कि अगर तुम किसी देश में, क्या है, किसी देश में शेयर बाजार के माध्यम से, क्या है, शेयर बाजार के 10% से ज़्यादा, ये शेयर बाजार नहीं सॉरी, किसी देश में अगर तुम 10% से ज़्यादा एफडीआई कर रहा है, ठीक है, या शेयर खरीद रहा है, तो तुम क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एफडीआई कराएगा। लेकिन तुम किसी में 10% से कम अगर इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो एफपीआई करेगा, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये जो है ना, यहाँ पर है ये एफडीआई में किसी देश की उत्पादक परिसंपत्ति यानी कि प्रोडक्टिव एसेट में हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एफपीआई के अंदर किसी देश की वित्तीय परिसंपत्ति यानी कि फाइनेंशियल एसेट या बॉन्ड या स्टॉक या डेरिवेटिव में निवेश करते हैं। मतलब तुम एफपीआई करते हो ना, तो उसमें प्रोडक्टिव एसेट में उसके नहीं करते हो, उसमें क्या चीज़ में करते हो? उसके बॉन्ड में या फाइनेंशियल एसेट में। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट का मतलब हो गया जैसे बॉन्ड में, स्टॉक में, डेरिवेटिव में, इस सभी में निवेश करोगे तो कहलाएगा एफपीआई। लेकिन प्रोडक्टिव एसेट में करोगे तो एफडीआई, ठीक है ना। और तुम एफडीआई करोगे तो तुमको मैनेजमेंट का अधिकार मिलेगा कंपनी में, एफपीआई करोगे तो कोई मैनेजमेंट का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और जो तुम एफडीआई करना है तो किसी कंपनी में कर सकते हो, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी कहीं पर भी, क्योंकि तुम ही तो कंपनी का स्थापना करने वाले हो मेनली एक तरीके से। और एफपीआई कर रहे हो तो वो केवल लिस्टेड कंपनी में करते हो। क्यों? क्योंकि एफपीआई जब किया जाता है तो शेयर बाजार के माध्यम से किया जाता है। शेयर बाजार में कैसा कंपनी रहता है? लिस्टेड कंपनी। और ये जो रहता है स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके अंदर रोजगार भी मिलता है अगर एफडीआई आता है तो। हर एक गवर्नमेंट चाहता है कि मेरे अंदर एफडीआई है, एफपीआई नहीं। और इसमें रोजगार होगा, लॉन्ग टर्म का होता है। एफपीआई क्या है? आज मान लो इंडिया का सिस्टम गड़बड़ाया पैसा का, चाहे यहाँ पे कुछ भी हुआ, सिस्टम गड़बड़ाया, एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो सारा क्या करेगा? क्राइसिस आया तो एफपीआई वाला सब क्या करेगा? पैसा लेके तुरंत भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता है। FIIS क्या FIIS?
विदेशी फंड बोलते हैं। फॉरेक्स होता है विदेशी मुद्रा भंडार। और ये जो एफ पी आई है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एफ आई मतलब फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, इसमें बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकता है, पेंशन फंड कंपनी हो सकता है। लेकिन जो क्यू आई आई तुम क्या है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर रजिस्टर विथ सेबी। जैसे हम लोग पैसे लगाएंगे ना तो उतना तो पैसा नहीं है, एक तो पहली बात तो 10% से कम में लगाएंगे, 10% में भी बहुत कम लगाएंगे तो हम लोग को कहा जाएगा क्यू आई आई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। वी आर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। अब एफडीआई का प्रभाव देखो, जब एफडीआई आता है फॉरेक्स बढ़ता है, एक तो विदेशी रुपया भंडार बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और नया नया टेक्नोलॉजी भी आएगा। इलन मस्क करेगा कोई कंपनी में एफडीआई तो वो क्या है, अपने टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएगा, खाली पैसे लेके लगाएगा। लेकिन नकारात्मक क्या होगा कि जब इलन मस्क अपना लेके आएगा तो यहाँ पे का टेक्नोलॉजी क्या रह जाएगा हमारे देश का पीछे, बहुत सारा लोग को रोजगार हो सकता है नहीं भी मिले, ठीक है, मजदूरों का शोषण है वो अपने हिसाब से चलाने लगे सारा चीज़। एफडीआई थ्रू गवर्नमेंट रूट, अभी कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट रूट से एफडीआई होता है, जैसे माइनिंग में परमिशन लेना होगा, डिफेंस में परमिशन लेना होगा, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट, सिविल एविएशन, टेलीकॉम, प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसी, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई, बैंकिंग, पब्लिक प्राइवेट, इस सब में, ठीक है। और लेकिन दो चीज़ में एफडीआई माना ही है, एक तो रियल इस्टेट बिजनेस, जमीन की खरीद बिक्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। अब यहाँ पे देखो, अभी नेम द फाइनेंस मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस द एफडीआई, मतलब फेम एक्ट कौन लाया होगा, फेरा की जगह फेम एक्ट कौन लाया होगा बताओ, किसका नाम सब, मनमोहन सिंह। फिर यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रिपोर्ट ऑन ट्रेंड, मतलब एफ डी फॉरेन, ये कौन सा रिपोर्ट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कहाँ किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई उसके ऊपर रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो अंकटाड कौन करता है, अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यही रिपोर्ट जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यहाँ पे बोल रहा है एक देश में जहाँ निजी सदस्य संगठन देश की बैंक में राशि जमा करते हैं या देश की शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, शेयर फाइनेंशियल एसेट में पैसा लगाना, एक बताए थे प्रोडक्टिव एसेट में, एक होता है फाइनेंशियल एसेट, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इन सभी में पैसा लगाना, उसको क्या बोलते हैं बताओ, एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। समझ तो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देश क्या, ये तो वही बात हो गया, शेयर बाजार के माध्यम से पैसा लगाते हैं 10% से कम, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें सिर्फ पैसा आता है, रोजगार टेक्नोलॉजी सब नहीं आता, उसको बस पैसा कमाने से मतलब, अपने को बस पानी निकालने से मतलब, ऐसा होता है। इंडिया रिसीव्ड द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सबसे ज़्यादा सिंगापुर से हम लोग को कहाँ आता है, एफडीआई आता है सिंगापुर से। सबसे ज़्यादा कहाँ पे एफडीआई पूछे तो महाराष्ट्र में, पहले गुजरात में आता, तब कहाँ आता है महाराष्ट्र में। फिर से निम्नलिखित में से ये एफडीआई किसे माना जाएगा, किसे एफडीआई माना जाएगा इसमें से बताओ, ए फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर इन ए स्टॉक इन एक्सचेंज, ए फॉरेन कंपनी पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ए फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, ए फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। स्टॉक जहाँ बोलता रहा स्टॉक, डिवेंचर, ये सब फाइनेंशियल एसेट की बात है, एफबीआई है, तो क्या आंसर होगा, डी, क्या आंसर होगा, डी। फिर यहाँ पे कि बोथ एफडीआई एंड एफपीआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, दोनों इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, लेकिन इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन फिर भी इन दोनों में से क्या इन दोनों को अलग बनाता है बताओ। तो तुमको पता ही है कि क्या होगा सही, एफ बताओ, एफ आई आई मतलब एफ आई पी इज कंसिडर्ड एज द मोर स्टेबल इन एफ डी आई, सबसे स्टेबल एफडीआई ना, एफपीआई तो गड़बड़ाया तो लेके भाग जाएगा, तो ये गलत है, तो ये तो गलत, ये क्या होगा स्टेटमेंट नहीं होगा, डिफरेंस पूछ रहा है। एफडीआई फ्लोज इनटू सेकेंडरी मार्केट व्हाइल एफपीआई टारगेट प्राइमरी मार्केट, एफडीआई सेकेंडरी मार्केट में आता है, एफडीआई सेकेंडरी, हाँ नहीं फर्स्ट मार्केट, प्राइमरी मार्केट में आता है, ये सेकेंडरी मार्केट में जाता है, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर। एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीज कैपिटल एबिलिटी इन जनरल व्हाइल एफडीआई टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। इसका आंसर क्या होगा रे, यही है, सी वाला ही लग, बी वाला ही लगी रहता।
FI मतलब helps in increasing capital ability in general while FDI only target specific sector. इसमें से पूछ रहा है कौन अति बेस्ट कर रहा था, यही कर रहा है क्योंकि ये सब तो गलती है। FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी। FII थोड़ी लाता है स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कौन लाता है? FDI लाता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफ पे कंस्टिट्यूट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अनदर कंट्री। यहाँ पे बोला स्टेटमेंट के बारे में सही सुनिए। जो एफपीआई है कंसिस्ट सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन अनदर कंट्री। सही कि गलत? फाइनेंशियल एसेट में नहीं करता है एफपीआई, पैसा लगाता है। सही बात तो है, शब्द पकड़ना है। एफपीआई अलाउज द इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप। एफपीआई में ओनरशिप थोड़ी मिलता है, एफडीआई में ओनरशिप मिलता है। एफपीआई इज मोर लिक्विड देन एफडीआई। बिल्कुल, एफपीआई क्या है? तुरंत धड़क धड़क पैसा लिक्विड की तरह आता है, धड़क धड़क पैसा लिक्विड की तरह चल जाता है। मोर लिक्विड है, ये स्टेबल कम है, मोर लिक्विडिटी है देन एफडीआई। तो पहला दूसरा सही था। यहाँ पे बोल रहा है एफडीआई को कौन रेगुलेट करता है? यहाँ पे आरबीआई नहीं, सेबी नहीं। डैश इज द नोबल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिपार्टमेंट पूछ रहा है, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने की बात नहीं पूछ रहा है, डिपार्टमेंट पूछ रहा है। तो डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आईटी का इतना हिम्मत है कि ये सब करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड? तो इंडिया में एफडीआई ना, तंबाकू में, रेलवे में भी एफडीआई होता है। लेकिन वो सब जो हो रहा है, बताए थे थोड़ी देर पहले, रेलवे, डिफेंस, बैंक, वो सब गवर्नमेंट की सहमति से उसमें होता है। लेकिन तंबाकू में तुम सहमति लेकर भी नहीं कर पाएगा। तंबाकू पिला पिला के पूरा गंजा कर देगा तुमको विदेशी लोग। जैसे चाइना को ब्रिटिशर्स लोग क्या किया था, पूरा तंबाकू पिला पिला के आंख बंद कर दिया था। अफीम का खुद निर्यात होता था। यहाँ पे किसमें? चिट फंड बिजनेस, इसमें भी एफडीआई नहीं होता है। सिगरेट में ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ऐसा अधिकार जो कि हस्तांतरीय हो, पता नहीं लाइन का मतलब, लेकिन इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, एफडीआई इसे चीनी लोग कहाँ पैसा होता है। Which of the following is not source of formulating policy with regard the FDI by foreign investor? बता, इस यहाँ पे बोल रहा है कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विधि निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। क्या है ये? हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बाउंस कर गया। अच्छा, ये तो बताइए जी, कौन है? तू मैं फॉरेन QIM, फॉरेन क्वालिटी इन्वेस्टर। फिर से यहाँ पर है कि अच्छा, चीन अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 4 वर्षों से याद रखेंगे, अमेरिका क्या है? हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे ऊपर में रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में रहा है? नहीं, अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पक्ष में भी आ जाता है व्यापार। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? बीओपी किस में मेजर, कौन से अकाउंट में देखते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में किस में देखते हैं? करेंट में। करेंट के अंदर तो आंसर ऐसे तो करेंट ही होना चाहिए, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर है ट्रेड अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट के अंदर भी 2 अकाउंट था, विजिबल, इनविजिबल। इधर कौन था? ट्रेड, इधर क्या था? सर्विसेज। तो इसका आंसर होगा ट्रेड अकाउंट। Consider of the following statement, balance of payment of a nation is always balance। बिल्कुल, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखाता है कि, तो वो हमेशा क्या लिखाता है? हमेशा हम लोग बैलेंस करते ही हैं अकाउंटिंग में। ये अकाउंटिंग पढ़ेगा तो वो इसे बताएगा कैसे बैलेंस करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा, बैलेंस पेमेंट है ना, हमेशा बैलेंस में ही लिखाता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस नहीं हो सकता है। 2 शब्द है, पेमेंट हमेशा बैलेंस में ही होता है, लेकिन ट्रेड हमेशा बैलेंस हो सकता है, कभी ट्रेड बढ़ता है कभी घटता है। बोथ आर बैलेंस बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रोसेस, ऑफिस रिजर्व अकाउंट, एरर्स एंड एमिशन, कुछ छूटा बड़ा, इस सब मिला के लिख दिया जाता है कि हाँ पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एफडीए? इन्वेस्टमेंट बाई रेसिडेंट इन इंडियन कंपनी, ना भी नहीं, इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन रेसिडेंट इन इंडियन कंपनी, एफडीआई कहलाएगा? कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन रेसिडेंट इन अनलिस्टेड कंपनी, नहीं, कहला सकता है। एफडीआई अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में कंपनी में भी कर सकते हैं, नहीं कराएगा। ये आंसर गलत है, ये सही है। अनलिस्टेड या लिस्टेड किसी कंपनी में एफडीआई कर सकते हैं, लेकिन एफआईपी केवल लिस्टेड कंपनी में करते हैं, क्योंकि इसको शेयर बाजार से हम लोग पैसा लगाते हैं, वो भी 10% से कम। एफडीआई में 10% से ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3 सही स्टेटमेंट है। कितना देर? इट कैन बी, अब यहाँ पे जो फीचर्स क्या एफडीआई का, इट कैन बी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, मतलब जो पहले से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है या फिर बाद में प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, वो दोनों में लगा सकते हैं। इट इज ऑलवेज एप्रीहेंसिव ऑफ सेकेंडरी मार्केट फ्लक्चुएशन। सेकेंडरी मार्केट जब फ्लक्चुएट होता है तो एफडीआई मतलब फ्लक्चुएट होने लगता है, घबरा जाता है ऊपर नीचे, नहीं ना, गलत है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट मनी, गलत, पहला ही ऑप्शन सही है। हॉट मनी मतलब एफआईपी से जो पैसा तो हॉट मनी है, जैसे मार्केट का टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर पारा घस का और भाग गया, इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट से फ्लक्चुएशन। किसका होता है? एफआईपी का। व्हाट कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? अब बताओ, जो डोमेस्टिक करेंसी है तुम्हारा, उसका वैल्यू घट गया तो तुम्हारा क्या होगा? तो वैल्यू घट जाएगा हमारे डोमेस्टिक करेंसी का, तो क्या होगा? वैल्यू घट जाएगा तो भुगतान संतुलन यानी कि व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ा जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा। पैसा का मूल्यन हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ने लगेगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, इंपोर्ट कम होगा, तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा पैसा का वैल्यू क्या है, जब गड़बड़ा रहा है तो इंपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लो कि हम लोग 10 वो रसना बनाए, रसना का बोतल, और 10 वो में से 8 वो बेच दिए चाइना में बेचने के लिए, एक्सपोर्ट धक हो रहा है। हम लोग के यहाँ दुइये वो बच्चा, तो हम लोग के तो महंगाई बढ़ गया उस चीज़ का, सब बाहर चला जा रहा है सामान तो कमाने ये के बेकार हुआ ना, तो यही होता है, ट्रेड ऊपर नीचे होता है, इकोनॉमिक्स इतना तो ये आसान थोड़ी गलत होता है है। ना। ठीक है, फिर भी तो प्रोजेक्शन बढ़ा लो अपना, इसी का तो प्रोजेक्शन बढ़ाने की बात कहा जा रहा है। क्यों इंडिया जो है ऐसा क्यों नहीं करता है? तुम जो सोच रहा है, हम भी यही सोचते थे बचपन में कि चल ना तो सामान को सस्ते करके बढ़ा दे रहे हैं, तो इंडिया प्रोडक्शन ही तो नहीं कर पा रहा है इतना कि मैनेज हो जाए अपना मार्केट में। इंडिया का अपने आप में कितना बड़ा मार्केट है? छोटा मार्केट है, छोटा मार्केट है, बड़ा बहुत बड़ा मार्केट है। तो सब सामान बाहर ही चल जाएगा तो यहाँ का क्या होगा? या यहाँ तेरा इमाम बच जाएगा। यहीं रखी के क्या करेगा जब बाहर से पैसा ही नहीं आ पाए? फॉरेक्स फिर घट जाएगा, तो बैलेंस करना क्या है? बहुत जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन चाइना प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है, इसी कारण वो बैलेंस क्या, अब पेमेंट क्या करता है पैसा को बार बार? चाइना का ये है ना, डर्टी ट्रेडिंग, उसके पास वही तो बात हो रहा है। तो यहाँ पे सामान क्या हो जाता है, घट जाता है हम लोग के, इसी कारण क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। तो ये समझ में आ गया? और जब महंगाई बढ़ जाता है हम लोग के यहाँ, ठीक है, तब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बाहरी ऋण में भी वृद्धि होने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से भी क्या करने लगते हैं, एक्सपोर्ट, पैसा लेने लगते हैं। अब यहाँ पे जो महंगाई बढ़ा है और उसको सेटल डाउन करने के लिए बाहर से पैसा लेते भी हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। याद रखेंगे, जब पैसा का वैल्यू कम होगा तो पैसा का वैल्यू कम होगा तो ट्रेड वाला तो सुधर जाता है, लेकिन हमारे देश में महंगाई क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। और एक्सटर्नल डेब्ट भी क्या होने लगता है, बढ़ जाता है बाहर से। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है पैसा के बारे में, एप्रिसिएशन होगा, ये रिवॉल्यूशन होगा। अगर मान लो कि डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं एप्रिसिएशन क्या है, देखो यहाँ पर है पैसा का सिस्टम, समझो इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, जब पैसा का वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, और डॉलर क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो एक तो पता है कि इंक्रीज का हो जाएगा एक्सपोर्ट में, याद ही हो गया है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर, मतलब कि अब उधर से जो सामान आ रहा है वो महंगा होने लगेगा, हमारा सामान सस्ता हुआ तो दूसरा सामान क्या होगा, तो आयात खर्चा क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज, महंगाई बढ़ जाएगा हमारे देश में। बता दिए थे कैसे, क्योंकि सामान हमारे यहाँ घट जाएगा, रसना का बोतल 8 वो चाइना में चल जाएगा, 2 वो हमारे यहाँ बचेगा। जीडीपी इंक्रीज होगा कि नहीं, होगा इंक्रीज। प्रोडक्शन हुआ है तो इंक्रीज हुआ होगा ही, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन भी तो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रोजगार। प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो श्रमिक लेबर को लाना पड़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरे जगह बेच रहे हैं तो दूसरा चाइना वाला आदमी हमको किस रूप में पैसा देगा, चाइनीज रूप में पैसा देगा। चाइना का पैसा हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो इंक्रीज इन एक्सटर्नल डेप्ट। अब यहाँ पे देखो, अब ये भी बताए थे कि जब पैसा घटता है तो इसका एक और भी चीज़ है कि बाहरी ऋण है, बाहर से पैसा लेने का भी प्रवृत्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। लेकिन जब पैसा का वैल्यू क्या हो जाए, ये तो घटा है तब, लेकिन पैसा का वैल्यू जब बढ़ जाए तो, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन इम्पोर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा काम करने लगेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, अब हमको मेरा ही पैसा का वैल्यू क्या है, कम है, तो हमको भेजने में भी तो ज़्यादा पैसा लगेगा बाहर, मेरा सामान क्या बिकेगा, महंगा बिकेगा। हम लोग क्या हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। जब पैसा का वैल्यू बढ़ जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, पैसा का वैल्यू कम हो जाए, कोई खरीदेगा ही नहीं। जीडीपी उसी का उल्टा उल्टा करते चल जाओ, मतलब सिर्फ ये वाला याद रखो, नेगेटिव केस वाला, जब पैसा का वैल्यू कम होता है उसी का उल्टा उल्टा कर जाएंगे। तो पैसा का वैल्यू कम होगा तो क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल डेप्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, बाहर भेजने का खर्चा बढ़ जाता, अंदर लाने का सामान का खर्चा बढ़ जाता है। चाइना का रसना, अपना रसना क्या भेज देते हैं, ज़्यादा भेज देते हैं तो महंगाई बढ़ जाता है हमारे देश में, क्योंकि रसना का बोतल कम होने लगता है, जीडीपी बढ़ जाता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाता है। अभी तक भारत ने 3 ही बार पैसा का वैल्यू कम किया है। एक तो 1949 में, 1967 में, 1991 में, मतलब 3 ही बार पैसा का वैल्यू जानबूझ के कम किया गया है। समझ में आया। 1949 में, 67 में क्या, 65 में क्या हुआ था, इंडिया इंडिया किसके साथ युद्ध हुआ था, पाकिस्तान पाकिस्तान। और उसके बाद 91 में एलपीजी के साथ, 1949 में। 3 ही बार पैसा का वैल्यू क्या किया है इंडिया, कम। व्हाट विल, बस 10 मिनट और, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट। मतलब बोल रहा है कि विदेशी ब्याज दर में वृद्धि का घरेलू विनिमय दर पे क्या प्रभाव करेगा। मतलब कि मान लो कि तुमको ना चाइना में तुम पैसा लगा रहे हो ना, तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सारा इन्वेस्टर कहाँ चला जाएगा, चाइना, वहीं पे पैसे लगाने लगेगा। तो इससे हमारा करेंसी क्या होगा, डाउन। हमारा करेंसी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा करेंसी को कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, पूछेगा ही नहीं। अगर करेंसी का वैल्यू पूछेगा तब तो अप्रिसिएट करेगा, तो क्या होगा, डेप्रिसिएट। ठीक है। ट्विन डेफिसिट किसको बोलते हैं, तो मतलब दोहरी घाटा किसको बोलते हैं, तो ये जब करेंट अकाउंट भी डेफिसिट में चल जाए, बताए थे फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता है। अगर ये दोनों प्रकार का घाटा हो जाए हमारे देश में, तो मतलब एक तो पैसा कमा भी नहीं रहे हैं बाहर से, और दूसरा है अपना कर्जा जो है वो चुका भी नहीं रहे, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट। हु वॉज द चेयरमैन ऑन द कमिटी ऑफ द फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये से याद कर लो, तारापुर। जब भी इस तारापुर का नाम क्या है, फेमस है। अब तक आज़ादी से लेकर अब तक कितनी बार डेप्रिसिएट किए हम लोग मनी को, 3 बार, 1949, 67, 91। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारा देश पूरे दुनिया में कितने नंबर पे है, अभी के अनुसार 4था नंबर पे। इंडिया इज ए बास्केट ऑफ हाउ मेनी करेंसी फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रहता है ना, तो इसमें करेंसी का बास्केट बनाया हुआ, वो में 6 वो करेंसी को रखे हुए एक्सचेंज करने के लिए, वो में 40 वो करेंसी को रखे हैं। तो 40 और 6, 40 प्लस 6, 40 वो करेंसी हमको याद नहीं, 6 वो करेंसी बता दे रहे। ये है डॉलर, ये है चाइना वाला पैसा है, ये है यूरो है, ये जापान का है, ये पाउंड है, येन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर है कि प्रिकॉशन फॉर फुली अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अकाउंट तारापुर कमेटी। अगर बोल रहा है कि हमको कैपिटल अकाउंट का कन्वर्टिबिलिटी करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कि अभी है नहीं। तुमको बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। बैंक मजबूत अभी नहीं है अपने देश में,
और स्टेबल और लो इन्फ्लेशन करना पड़ेगा, महंगाई को नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। और फिजिकल डेफिसिट है, बताए थे कि कर्ज लेने के लिए पैसा नहीं है, चूक नहीं पा रहा, इसको भी कम करना पड़ेगा, ये सब कम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है आरबीआई को रुपये की अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब आरबीआई से क्या कर सकता है अपने देश में, जिससे अपने देश का पैसा का वैल्यू नहीं गिरे। तो क्या कर सकता है, एक तो अपने देश का पैसा चूस ले। उल्टा बात हो गया ना कि आरबीआई की रुपये का वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, तो रुपया को क्या कर ले, खरीद ले अपने देश के पैसा को, मनी सप्लाई को कम कर दे और डॉलर को बाजार में ज़्यादा कर दे, डॉलर की बिक्री कर दे, रुपया को खरीद ले। मतलब कोई कर रहा है एजुकेशन, मुझे विदेश में पढ़ने का मन है अमेरिका में, हाँ हाँ तुमको तुरंत मिल जाएगा, लोन सेंसस हो जाएगा। तो उसको पैसा चाहिए ना वहाँ पे डॉलर में, तो इसको यहाँ से दिया जाता है, तो मतलब ये सब चीज़ तुरंत तुरंत मिलने लगेगा। ठीक है। मुझे जैगवार खरीदना है टाटा जी, हाँ तुरंत तुमको डॉलर निकाल के दे दे रहे हैं, तो उसको पूरा डॉलर निकाल के दे दिया जाएगा, रुपया आने लगेगा, डॉलर जाने लगेगा। वो कहाँ से डॉलर लेके आएगा, वहाँ पे जाएगा इंडियन पैसा लेके। बहुत एक्सचेंज रेट बहुत, मतलब उसको वहाँ पर ही बदला सकता है पैसा, लेकिन फिर तो उसको पैसा अपना ही ना देना पड़ेगा, इंडियन ही ना, वो पैदा तो घर करके नहीं जाएगा जैगवार खरीदने के लिए डॉलर। व्हाट इज ट्रू अबाउट द परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पीपीपी मॉडल एक होता है, तो पीपीपी मॉडल के आधार पे जीडीपी में इंडिया नंबर 1 पे, याद रख लो। ठीक है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं, अरे कहीं पे परचेजिंग करेंगे तो महंगाई तो आएगा, तो इन्फ्लेशन से कैसे फ्री होगा। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ नॉन टेरिडेबल गुड्स ऑल्सो, इसमें नहीं, इसमें व्यापार गैर व्यापार दोनों शामिल है। इट शोज द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, हाँ कोई चीज़ कितना में खरीद सकते हैं ये शो करता है। अब दिमाग में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे रीढ़ बराबर नीर, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन रीढ़ और नीर में डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो, एक होता है रीढ़, एक होता है नीर। तो रीढ़ और नीर का फॉर्मूला आता है रीढ़ बराबर नीर इक्वल टू इनटू में प्राइस जब डोमेस्टिक मार्केट में हो पीडी और प्राइस ऑफ फॉरेन मार्केट में हो। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा, जब डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब रीढ़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा। तो रीढ़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नीर। अब देखो रीढ़ नीर क्या होता है, रीढ़ नीर में कुछ नहीं है, बस रीढ़ नीर याद करो कि जो नीर होता है ना, जो नीर अगर कंडीशन हो जाएगा हमारे देश में, तो नीर इसमें क्या होता है, नीर के कंडीशन में डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, अप्रिसिएशन होता है। अगर नीर बढ़ेगा, एक रेशियो होता है, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे, ऊपर ही याद कर दो। नीर बढ़ता है तो डोमेस्टिक करेंसी बढ़ता है और अप्रिसिएशन हो जाएगा। और नीर जब वैल्यू घटेगा तो डोमेस्टिक करेंसी घट जाएगा, डिवैल्यूएशन होगा। और नीर में क्या होता है कि इसमें महंगाई को एडजस्ट करके नहीं देखा जाता है, लेकिन जब रीढ़ होता है, रीढ़ का रेशियो, तो रीढ़ के रेशियो में इसमें महंगाई को एडजस्ट करके देखा जाता है। अगर रीढ़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आयात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो रीढ़ बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है और आयात क्या होने लगता है, सस्ता। और नीर बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है और एप्रिसिएशन होने लगता है। और रीढ़ बराबर नीर का फॉर्मूला तो देख ही लियो, प्राइस पीडी बाई पीएफ, डोमेस्टिक में प्राइस और फॉरेन में प्राइस। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए नेशन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इम्पोर्ट। व्हाट डज जे कर्व, जे कर्व का मतलब क्या बताता है, ये बोलता है कि रिलेशन बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये छोड़ो, उतने इम्पोर्टेंट। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी, गुस्सैप कैसल दिए थे परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट। निवासी को प्राप्त रॉयल्टी खाता किस में आएगी, मतलब बोल रहा कि कहीं रॉयल्टी मिला चाहे कुछ भी आया तो ये सब खाता किस में आएगा। रॉयल्टी की अब इंटरेस्ट पा रहे हो, प्रीमियम पा रहे हो, ग्रांट पा रहे हो, ये सब किस में आता है, करेंट अकाउंट में। नहीं बताए थे, रॉयल्टी भी एक इकोनॉमिक्स में एक शब्द होता है, तुम सर्च करके आएगा क्या है, नहीं बता रहे, ठीक है। पैसा आता है उसमें भी कहीं से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैपिटल अकाउंट में आएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सर्विसेज, इनकम रिसीव फ्रॉम द पेमेंट, ये सब किस में आता था, करेंट अकाउंट में, याद आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई का जमा, एक्सटर्नल बोरोइंग, इसी का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अरे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला बात किस में करते हैं, करेंट अकाउंट में। इनकम रिसिप्ट मतलब इनकम रिसिप्ट, पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेमिटांस, रॉयल्टी, ये सब किस में आ रहा था, करेंट अकाउंट में, ठीक है।
तो ये सब इसमें ये यहाँ पे आओ। व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है? जब महंगाई होगा तो इस समय क्या होगा? तो हमारे देश का करेंसी क्या होगा? गिरेगा, हम्म? बढ़ेगा, महंगाई होगा तो क्या होगा? सोचो, बढ़ेगा, दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी सोच से। अभी देश का करेंसी क्या होगा? घटेगा देश का करेंसी, घटेगा। अभी नहीं बताए थे? घटेगा देश का करेंसी, महंगाई होगा तो घटेगा। दूसरा वाला गलत, एप्रिसिएशन नहीं होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। देश का करेंसी घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बाहर से लोन लेना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर जो इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। जीडीपी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कितना? इन विच ईयर LERMS एक्सेप्टेड? 5 मिनट। LERMS मतलब लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को कब अपनाया गया था, किस बजट में? तो 1991 से लेकर 1992 वाले बजट में अपनाया गया था लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अब तुमको एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम हम बताएंगे। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम 3 तरीके का एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, स्टेबल, ऐसे ही करके होता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार कौन डिटरमाइन करता था एक्सचेंज रेट, मतलब कि डॉलर का वैल्यू रुपया के मुकाबले कितना होना चाहिए? तो इसके अंदर डिसाइड करने का काम था आरबीआई। फिक्स्ड में कौन था? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, क्या, मॉनेटरी अथॉरिटी। देखो, भारत में ना विदेशी विनिमय दर प्रणाली यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम 3 प्रकार का था। एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, एक फ्लेक्सिबल या फिर इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है मैनेज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी यही चलता है। तो जब फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम था ना, फिक्स्ड, उसमें आरबीआई का रोल था। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग में मार्केट के अनुसार, मार्केट जिस तरीके से फ्लेक्सिबल हो रहा है, मार्केट जिस तरीके से फ्लोट हो रहा है, डिमांड सप्लाई जितना हो रहा है उसके अनुसार, हाँ, तो वो मार्केट या डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट को क्या करता था? कंट्रोल। लेकिन मैनेज एक्सचेंज रेट, मैनेज जब ये अभी जो मैनेज्ड वाला में कौन होता है? तो मैनेज वाला में दोनों का मैनेज करता है, आरबीआई भी और जितना डिमांड और सप्लाई हो रहा है वो भी। ठीक है? अरे नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा कितना होना चाहिए डॉलर के मुकाबले, ये सब। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन मनी को कौन कंट्रोल करता है? एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को आरबीआई। फिक्स में कौन करता था? आरबीआई। इसी में क्या होगा? डिवैल्यूएशन या फिर रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगा? नहीं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मार्केट प्राइस में होता है, मार्केट वैल्यू में। फ्लोटिंग में कौन करता है? मार्केट, मार्केट कैसे फ्लोट हो रहा है, तो इसमें क्या होता था? डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। और मैनेज में दोनों का ही मैनेज करेगा, आरबीआई भी और मार्केट भी। ठीक है? अच्छा, स्टेरलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में डॉलर की खरीद बिक्री करता है, ये जब विनिमय दर प्रणाली बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है आरबीआई। अच्छा, मान लो कि जब बहुत ही ऊपर नीचे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा हो, तो ओपन मार्केट में क्या करता है आरबीआई? पूरा डॉलर को खरीदने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरलाइजेशन। LERMS, देखो LERMS कब आया था? 1991 से 1992 वाले इसमें बजट में आया था। अब देखो, हम लोग 1994 से लेके 1944 से लेके 1992 तक कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे थे? फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें किसका रोल था? आरबीआई का रोल था। उसके बाद 1993 से अभी तक जो चल रहा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसी में मैनेज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम भी चलता है। फ्लोटिंग वाले में किसका मेन रोल है? मार्केट सप्लाई। और एक मैनेज्ड वाले में मार्केट प्लस आरबीआई। लेकिन इन दोनों के बीच में एक साल के लिए 1992 से 1993 के लिए LERMS आया था, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब नहीं समझा? इधर को कितना बिजी हो रही है। LERMS क्या होता है? डुअल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम चलता है। मतलब इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 तरीके का चलता है। इसके अंदर 40% है ना, वो फिक्स एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम से चलता है। मतलब आरबीआई डिसाइड करेगा 100 वो पैसा है, 100 रुपया है, तो 40 रुपया का कन्वर्टेबल किस हिसाब से होगा डॉलर में, वो आरबीआई तय करेगा। 60% पैसा का किस हिसाब से कन्वर्टेबल होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है? इसी को बोलते हैं LERMS। 60%, 40%, 40% आरबीआई
60% फ्लोटिंग। मार्केट। जैसे कि हम तो वैसे बीच में लेके घोंच पहुंचे, उतना कौन करे, इतना दिमाग। तो इंडिया सिस्टम क्या किया, हटा दिया। अब 1993 से यही चलता है। इसके ऊपर बहुत बवाल भी हुआ था। आई जो 40% में जो होता था ना, जितना भी यहाँ पे तो लिखा हुआ फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर एट द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वाज टू बी यूज्ड टू इंपोर्ट एसेंशियल आइटम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, लाइफ सेविंग, ये सब का जो भी होता था, ये इंपोर्ट एसेंशियल आइटम का बाहर से लाते थे। आरबीआई इसी का 40% इसी पर मेनली फोकस करता था, ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे कि जो ये वाला हमेशा ज़्यादा रहता था, मार्केट वाला। और ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वाज केप्ट लोअर देन द मार्केट प्राइस, तो ठीक है। दिस सिस्टम मीन टैक्सिंग द एक्सपोर्टर टू सब्सिडाइज गवर्नमेंट बल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्टर रेसिस्ट दिस रिजिम। जब यहाँ से माल बेचने वाला लोग था ना, जो वो लोग आलोचना करने लगा। ये सिस्टम बहुत लोग को समझ में नहीं आता था, बहुत लोग को घाटा भी हो जाता था। 40% 60% कैसे हो रहा है। अभी जीएसटी के लिए कितना हंगामा होता है। तो ऐसे ही एक्सपोर्टर लोग क्या करने लगा, इसका विरोध करने लगा। LERMS को क्या किया, फिर से हम लोग हटा दिए। तो 1994 से कौन सा सिस्टम अपना रहे, 1993 से मार्केट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। और 1994 में हम लोग क्या किए थे, करेंट अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टेबल भी बना दिए थे, याद है। कैपिटल अकाउंट अभी भी कन्वर्टेबल नहीं है। बस एक मिनट और। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंट्रोल द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। मान लो तुमको इम्पोर्ट के ऊपर कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो कुछ भी करना है, ओपननेस रखना है, तो इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे देखो, कोटा हो गया, ग्रांट हो गया, या फिर टैरिफ हो गया। तो देखो, कोटा हो गया या फिर तुम लाइसेंसिंग लगाना, कोटा रख देना कि हाँ चाइना से 10% चीज़ आएगा, भले सस्ता हो चाहे महंगा हो। ये क्या हो गया, कोटा हो गया। चाइना से केवल लाइसेंस लेकर ही सामान आएगा। तो कोटा लगाना, लाइसेंसिंग लगाना, ये सब होता है फिजिकल क्वांटिटी मेजर। लेकिन जैसे कि ग्रांट देना, पैसा देना, टैरिफ लगाना, टैक्स लगाना, शुल्क लगाना, कस्टम लगाना, ये सब पैसा वाला चीज़ है। तो ये हो गया मॉनेटरी मेजर, ठीक है। तो टैरिफ बेरर ये सब क्या हो गया, मॉनेटरी मेजर, मॉनेटरी कंट्रोल। अब फ्री ट्रेड यही है। यहाँ पे टैरिफ बैरियर क्या हो गया, टैक्स इम्पोज्ड ऑन। टैरिफ बैरियर कौन हो गया, जैसे टैक्स। नॉन टैरिफ बैरियर कौन हो गया, कोटा, सब्सिडी देना, या फिर कोई ऐसा लॉ बना देना, या कोई ऐसा रेगुलेशन होगा सरकार का जिससे इंटरनल ट्रेड क्या हो, रिस्ट्रिक्ट हो रहा हो। तो दो तरीके का बैरियर होता है। एक होता है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर के अंदर क्या करते हैं, टैक्स वगैरह ये सब लगाते हैं। बाकी सब्सिडाइज होना, कोटा लगाना, लाइसेंसिंग देना, ये सब करना, ये क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे क्या पूछ रहा था तुमसे, टैरिफ बैरियर ही ये पूछ रहा था। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, कोटा, लाइसेंसिंग, और ये सब टैरिफ बैरियर है, ठीक है। पैसा वाला बात है। अब छोड़ दे रहे तुमको, नहीं तो क्या होगा, छोड़ दें। बाप रे, इतना है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये थोड़ा सा पढ़ रहे तो पढ़ ही लेते हैं, छोड़ दिया जाए। उनको समझ में नहीं आ रहा है। जा जा, ये देख ले रहे हैं, रुक जाओ। एक हाँ आ रहे। अब व्यापार नीति जो 2023 में आया था, तो 2023 तक है ना, भारत को $2 ट्रिलियन का क्या करना है, एक्सपोर्ट, ये लक्ष्य है। निर्यात उत्कृष्टता शहर संख्या 39 से बढ़ा के, मतलब एक्सपोर्ट सेंटर 43 करना है। इसमें 4 वो फरीदाबाद, बनारस, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर में बनाया। फिर इस्कॉमेट पॉलिसी लाया था, मतलब दोहरा उपयोग होता है ना जो चीज़ का, जैसे फर्टिलाइज़र, उसका उपयोग गैस बनाने में भी होता है और खेती में होता है, उसको रोकना। जैसे कि स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये जो विदेश व्यापार में दोहरा दो चीज़ होता है ना, दोहरा उपयोग, उसको रोकना है, ठीक है। चलो बाय।